राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की बुक है। बहुत ही शानदार बुक है। और आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 9 राजस्थानी भाषा और साहित्य। बहुत ही अच्छा पाठ है यह। रीट एग्जाम्स, स्कूल लेक्चरर, पटवारी एग्जाम, BSTC, B.Ed, महिला सुपरवाइजर, राजस्थान पुलिस भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, वन रक्षक, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप राजस्थान संबंधित जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जेके ज्ञान चैनल। तो यहाँ पर जो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति बुक है इस पर कौन कौन से पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पार्ट राजस्थान का इतिहास एक परिचय कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता कंप्लीट। तीसरा पार्ट राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले कंप्लीट। चौथा पार्ट राजस्थान के वस्त्र और आभूषण कंप्लीट। पांचवा पार्ट राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं कंप्लीट। छठा पार्ट स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम कंप्लीट। आठवां पार्ट राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य कंप्लीट। और 11वां पार्ट राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कंप्लीट। और आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर नवा पार्ट पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप न करें, अंत तक वीडियो जरूर देखें। शुरू करते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य चैप्टर 9 राजस्थानी भाषा और बोलियां। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रमी संवत 835 अर्थात 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था। ये नोटिस करने योग्य बात है कि विक्रमी संवत 835 अर्थात 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था कुवलय माला। इसमें 18 देसी भाषाओं को शामिल किया गया था जिसमें मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, राजस्थानी शब्द का पहला प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। आगे जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। देखिए, राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। 10वीं सदी तक राजस्थान में राजस्थानी भाषा उस पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की बोली का प्रभाव रहा, अपभ्रंश का प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थान का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं और 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। वैदिक संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना गया है, लेकिन जटिलता के कारण ये बदल गई लौकिक संस्कृत में। ठीक है, लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत भाषा ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में तीन अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरु गुर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर तीन अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी हैं आप याद रखिए, शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश। इन सब में
से मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है। क्यों? क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा, राजस्थानी तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। क्षेत्रीय बोलियां। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है पश्चिमी राजस्थानी, इसके अंतर्गत आती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। आगे अध्ययन करेंगे। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता रहा। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबद्ध रहा है। थली और गोडवाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां हैं। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, मारवाड़ी जो बोली है इसकी उपबोलियों की हम बात करें तो वो 2 हैं, थली और गोडवाड़ी। आगे देखिए, मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। यानी कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है, तो इसलिए इसे मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वत मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। ढूंढाड़ी। देखो, राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया है। ढूंढाड़ी बोली का जो संबंध रहा है यह आमेर राज्य से रहा है, ढूंढाड़ प्रदेश से रहा है और उस क्षेत्र की बोली को ही ढूंढाड़ी बोली कहा गया। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता है 6 शब्द का प्रयोग। इस बोली की विशेषता है 6 शब्द का प्रयोग। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल आदि इसकी उपबोलियां हैं। यदि पूछा जाता है कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं तो आपको ये 3-4 नाम याद रखने हैं। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल, ये इसकी उपबोलियां हैं। आगे चर्चा करेंगे हाड़ौती। देखिए, हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। हाड़ौती बोली का जो क्षेत्र है यह हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र रहा है और इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से क्षेत्र में जो है हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। मेवाती। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को कहा जाता है क्योंकि यहाँ मेव जाति का अधिकता है। इस क्षेत्र की बोली को ही मेवाती कहा गया है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके बाद वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी नाम दिया गया है। वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास से पहाड़ी क्षेत्रों में ये वागड़ी बोली बोली जाती है और इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका अंतर करना बहुत कठिन है, इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है।
राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है मालवी बोली। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रांगड़ी और नीमाड़ी इस बोली की उपबोलियां हैं। तो ये दोनों नाम याद रखिए, रांगड़ी और नीमाड़ी, ये मालवी बोली की उपबोलियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शेखावाटी। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाया है। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जो क्षेत्र है ये शेखावाटी कहलाया है और इस क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। तो ये नाम याद रखिए, शेखावाटी बोली बोली जाती है झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक। भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख हैं। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जातियां निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं या बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखी सामग्री के रूप में मिलता है। पहला साहित्य, इसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि ये सामग्री अति अल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितने भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। ये साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए यहाँ कालपरक, प्रवृत्तिपरक और कालक्रम। प्राचीन काल की बात करें तो वीर गाथा काल 1050 से 1550 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1450 से 1650 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल 1650 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1885 से आज तक। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल या वीरगाथा काल 1050 से 1550 ईस्वी। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे। इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों का आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया और इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीरगाथा काल का नाम दिया गया। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रचना इस काल की मिलती है वो श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। आगे देखिए पूर्व मध्यकाल। भक्तिकाल 1450 से 1650 ईस्वी। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है तथा इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। संघर्षों के आधार पर के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार और प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी है। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य की भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। पब्लिक जनता भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगी तथा ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना से मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल का नाम दिया गया, क्योंकि संत और भक्तों ने इस काल में संत और भक्ति से संबंधित रचनाएं की हैं, इसलिए इस काल को भक्ति का नाम दिया गया। इसी काल में विभिन्न संतों के द्वारा प्रवर्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में रामकृष्ण ही, दादू पंथ, नाथ पंथ,
अलखिया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाति संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। ये संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इनके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना और महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणीरी, माधवदास ददवाड़िया की राम रासो, ईश्वर दास की हरिरस और देवयान सायाजी झूला की नाग दमन इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। ये कुछ रचनाएं दे रखी हैं जिनको आपको याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल 1650 से 1850 ईस्वी। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया उत्तर मध्यकाल में, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्य शास्त्र और रीति संबंधित विभिन्न रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों की विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतेरा सोरठा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। आधुनिक काल की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो, विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 से अद्यतन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम सन 1857 के बाद समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी उससे अछूता नहीं रहा और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल्ल मिश्रण ने किया, जिनके क्रांतिकारी विचारों समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करेंगे राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियां। देखिए, ख्यात। देशी राजाओं के राज्यों ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। यह इतिहास ख्यात कहलाता है। देशी राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर उनको संचित किया। यह इतिहास कहलाता है ख्यात। जैसे दयाल दासरी ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मोहनोत नैन्सी द्वारा रचित मोहनोत नैन्सीरी ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है। वचनिका। संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द का काव्य विधा के रूप में साहित्य के रूप में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है। ये गद्य पद्य रचना है वचनिका और इसमें अंत्य अनुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डन कृत अचल दास खींची री वचनिका तथा खिड़िया जग्गारी री कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री वचनिका प्रमुख है। तो दो ये वचनिकाएं हैं, इनको याद रखें। इसके बाद देखिए दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य का रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू और फारसी शब्दों के युक्त होती है। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्शिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रभावयुक्त होता है। अखमाल देवडारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत, राजा जयसिंह री दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ हैं। वात। कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। वात कहानी की तरह कहने और सुनने की एक विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा, बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करना, तो हुंकारा देता रहता है। इन वातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है।
गद्य में, पद्य में, गद्य पद्य में तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। राव अमर सिंह जीरी वात, खींचियारी वात, पाबूजीरी वात, कानड़देरी वात, अचल दास खींचीरी वात आदि प्रमुख बातें हैं। झमाल, झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंगरी झमाल प्रसिद्ध है। तो ये कुछ नए शब्द हैं जो आपको सीखने हैं, जैसे झमाल क्या है, वात क्या है, दवावेत क्या है, इन सबको आगे देखिए। झूलना, झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। ये भी मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़ेरा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। आगे देखिए। पर्ची, संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया। पर्ची क्या है? संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में किया गया है उसे पर्ची कहा गया है। संत नामदेवरी पर्ची, संत नामदेवरी पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। प्रकाश, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। प्रश्न अच्छा है। किशोर दास का राज प्रकाश, आशिया मानसिंह का महायश प्रकाश, कविया करणी दान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ हैं। इसके बाद देखिए। मर्सिया, राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्सिया काव्य की रचनाएं की गई। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। राणे जगपत राव मर्सिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। रासो, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहले का बीसल देव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हमीर रासो प्रमुख हैं। इनको भी याद रखें। रूपक, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगा देव जी रो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं। विगत, विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। यहाँ पर अच्छा प्रश्न है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मोहनोत नैन्सी री मारवाड़ रा परगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वेली, वेली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे गए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जेतावतरी वेली, रतनसी खीवावतरी वेली तथा राव रतनरी वेली प्रमुख वेली ग्रंथ है। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी है। नेक्स्ट। साखी, साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने जो अनुभव प्राप्त किए हैं उनका वर्णन किया है, अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध हैं। सिलोका, सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुँचाते हैं। सिलोका लिखे गए हैं साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। राव अमर सिंह का सिलोका, राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमाल जी रो सिलोको, राठौर कुशल सिंह रो सिलोको, भाटी कहर सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख सिलोके हैं। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ।
तो मारवाड़ के कविराजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, इनका बहुत योगदान रहा। आगे देखिए, इन्हीं के साथ हिंगलाजदान कविया और शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है तथा साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया गया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया है। आगे देखिए, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुलबाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, जन कवि गणेशीलाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी अपना हथियार बनाया। इनमें से गणेशीलाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में खुद भाग लिया और आज़ादी के बाद के अपने मोहभंग को भी ऐसी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया है। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती हैं। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलन को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मकुल की सेनानी कवि सम्मेलन की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलन की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में उस समय मानी जाती थी। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके की धरती धोरारी को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है, की रचनाएं तो गहरी नींद में सोई आत्मा को भी जगा दे, ऐसी क्षमता रखती है। इसके बाद देखिए, मींझर और लीलटास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कन्हैयालाल सेठिया के प्रमुख काव्य संग्रह हैं मींझर और लीलटास, तो ये भी याद रखिए। आगे देखिए, 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम्भोम, जानकारी, ओलमो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामड़, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी और इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की वेगो है, मणि मधुकर की सोजती गेट पगफेरो, हरीश भादानी की बोले सरनाटो, बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़, मारग, अर्जुन देव चारण की रिंद रोही, मालचंद तिवारी की उतरियो है आभो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। तो यहाँ पर कुछ रचनाओं का जो नाम लिया गया है, इनको भी ध्यान रखें। आगे देखिए, शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। ये अच्छा प्रश्न है। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने राजस्थान का अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गर्मपुर कहानियां लिखी हैं, जिनमें कौन कौन सी देखिए, मांझल रात, अमोलक वाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, कई रे चकवा बात आदि। विजयनाथ देथा ने अपनी बातारी फुलवाड़ी 13 खंड है श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजयनाथ देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह हैं दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। ये विजयनाथ देथा द्वारा लिखे कहानी संग्रह हैं हिंदी में। दुविधा नामक विजयनाथ देथा की कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इनकी कृति चोदरायन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ उनके एक संग्रहों जमारो संबंध अर्थार में संग्रहित है और उनके कुछ उपन्यास हैं हूँ गोरी किन पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि। ये जो कहानी संग्रह उपन्यास ये किसके बताए गए, यादवेंद्र शर्मा के बताए गए हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार नथमल जोशी के कहानी संग्रह परण्योडी कमारी तथा उपन्यास आभे पटकी
धोरोरो धोरी। और इसके बाद है एक बीननी दो बीन की बहुत प्रसिद्ध है। ये नथमल जोशी की कहानी संग्रह और उपन्यास है। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टरेट नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल, श्रीमाली, डॉक्टरेट मनोहर शर्मा, सांवर दहिया आदि प्रमुख हैं। साहित्यिक पत्रकारिता। राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु और अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को भी गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को एक मंच प्रदान किया है। बीकानेर की वातायन हरीश भादानी, अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की ओर विजेंद्र, कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी, अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर और स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्य वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावन, किशोर कल्पना कांत की ओल्यूं, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख हैं। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है। सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है, विस्तृत है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। धन्यवाद मित्रों।